हाँ जी, 12th क्लास आपका फिर से स्वागत है भाई अपने लेक्चर्स में। तो टॉपिक क्या चल रहा था लास्ट टाइम? आई थिंक हमने किया है मीटर ब्रिज। ओके, ये लास्ट स्टेज है बेटा चैप्टर की। टॉपिक्स अपने इस हिसाब से चल रहे हैं कि जो लास्ट स्टेज है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब उन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एक अपने पास क्या आया था, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज करते करते मीटर ब्रिज आ गया। वो डिवाइस है, प्रैक्टिकल से बेटा उस पर बेस्ड, वो प्रैक्टिकली यूज होता है। मीटर ब्रिज पे आपको एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। ओके, सीबीएसई में, पंजाब बोर्ड में उस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं। अब उन्हीं में एक नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट स्टेज है आपके चैप्टर की, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ने हैं। उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में नंबर 1 अपने पास आ गया था मीटर ब्रिज। वो हमने कंटिन्यूटी में व्हीटस्टोन ब्रिज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यूटी में मीटर ब्रिज पढ़ लिया था। अब उसी में अगली बात है पोटेंशियोमीटर। तो एक टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ये लगा लो 100%, 100% आएगा ही आएगा। मीटर ब्रिज समझने में भी इजी था, उसका न्यूमेरिकल तो वैसे ही इजी होता है कि हम लोगों ने। बेटा जो पोटेंशियोमीटर है ये वैसे इजी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल थोड़े से इन्वॉल्विंग हो जाते हैं, लेकिन उनके आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड्स में भी। तो न्यूमेरिकल्स भी हमें जमकर इस पे बेस्ड करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पोटेंशियोमीटर। अब इसको 2-3 पार्ट्स में करेंगे। जैसे सबसे पहले पार्ट हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर अब है क्या चीज? अब जैसे नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि पोटेंशियोमीटर, यार स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है? एम्पियर्स यानी कि करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज मेजर करेगा। अब ऐसे पोटेंशियोमीटर, मीटर तो यानी मेजर करने वाला क्या हो गया? डिवाइस हो गया। और पोटेंशियल से आ गया। तो हम कह सकते हैं ये डिवाइस है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर? इट इज अ, सबसे पहली बात अगर बोलूं, इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference between 2 points। ओके जी, तो ये एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। स्टार्ट हो गया भाई, ध्यान से। It is a device which is used to measure potential difference between 2 points। अब अगली बात यह है कि यार 2 पॉइंट्स जो हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वोल्टमीटर अवेलेबल है। हमने कभी भी सर्किट में वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज ही होती है ना फिर भाई। वोल्टेज मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो अपने पास यार वोल्टमीटर अवेलेबल है, पोटेंशियोमीटर की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, या ऐसा क्या है कि हमें पोटेंशियोमीटर भी यूज करना पड़ रहा है जब वोल्टमीटर से अपना काम चल ही रहा था? तो उसमें बेटा पॉइंट ये है कि जो वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर आइडियल है, आइडियल वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो इट शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मगर अब यार इनफाइनाइट यानी कि अनंत, अनएंडिंग, ये तो कभी होता ही नहीं है ना।
आप अनंत तक थोड़ी पहुंच सकते, जिसका अंत ही नहीं है वहां तक कैसे जाओगे। तो यार रेजिस्टेंस आप वोल्टमीटर का ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते हो, लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट से थोड़ा सा भी कम हो हम कहेंगे ले भाई आइडियल नहीं है। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा नहीं इसका, यानी वोल्टमीटर कभी आइडियल नहीं हो पाएगा। अच्छा, यूज तो अब करने पड़ेगा, करती हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल ही ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, वहां पर फिर वोल्टमीटर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पाता। अगर मान लो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, या ये जो सेल है सेल, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो बेटा जी अगर मैं यहां से इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा देता हूं ना, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अगर तो इनफाइनाइट हुआ तो ये खुद कोई करंट नहीं खींचेगा, इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट। अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट। अब ये खुद करंट कोई ड्रॉ करेगा नहीं, दैट मीन्स जितनी वोल्टेज है उतनी की उतनी ही मेजर करेगा, 5 वोल्ट की 5 वोल्ट मेजर करेगा। कब, जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। मगर इनफाइनाइट तो होता नहीं है। अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो ये इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, जीरो करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट इक्वल टू होता है V/R। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो करंट क्या हो जाएगा भी, जीरो हो जाएगा। तो अगर तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। करंट कितना ड्रॉ करेगा, जीरो। जब करंट जीरो ड्रॉ करेगा तो जितनी वोल्टेज है उतनी शो कर देगा ये 5 की 5 वोल्ट। मगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी वोल्टमीटर का हो नहीं सकता, इसलिए वो थोड़ा बहुत करंट तो ड्रॉ करेगा ही करेगा। थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ करेगा तो इसका मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस ही हो जाएगा। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो ये कभी भी एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं मेजर कर पाएगा, हमेशा 5 से कम ही मेजर करेगा। तो पॉइंट अल्टीमेटली ये है कि जो वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर उसकी लिमिटेशन है। एक वोल्टमीटर की लिमिटेशन ये है कि वोल्टमीटर ना चाहते हुए भी ड्रॉज सम करंट फ्रॉम द सर्किट। बेटा जी ये जो अभी टॉपिक शुरू हुआ पोटेंशियोमीटर वाला, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक इसका भैया मैं बोल नहीं देता कि दी एंड हो गया, तब तक इसमें हर एक चीज लिखने वाली है, समझने वाली है, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। जैसे अब मैं यही पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, वोल्टमीटर में कमी क्या है कि उसको हम ज्यादा एक्यूरेट जगह पर यूज नहीं करते हैं, पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़नी शुरू हो गई है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर से क्यों नहीं हम एग्जैक्ट वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। तो उसका आंसर शॉर्ट में तो यह है कि बिकॉज वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है आइडियल केस में इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट हो नहीं पाता, तो इसलिए इट ड्रॉज सम करंट। अगर ये ड्रॉ कर लेगा करंट तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप अननेसेसरली हो जाएगा। तो वोल्टमीटर ड्रॉ सम करंट फ्रॉम द सर्किट and therefore some voltage drop occurs and therefore it does not measure exact potential difference between the टू पॉइंट्स। फिर ये 2 पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाता। जैसे हम चाहते हैं कि अपने पास सेल है, अब इतना तो तुमने पढ़ लिया, सेल की क्या होती है, ईएमएफ होती है।
ई। अब सेल है उसकी क्या है यार, कुछ ईएमएफ है, ईएमएफ। अब सेल की जो ईएमएफ है आपको पता है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या है, पीडी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन नो करंट, सब पता है तुम्हें, इज ड्रॉन, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, जब उसमें से कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं कर पाते। अब अगली बात है, ये सेल है जी, इसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं करना। अगर नहीं करते हो तो इसके अक्रॉस ईएमएफ अगर 5 वोल्ट है 5 वोल्ट आएगी। लेकिन अगर मैं इसके अक्रॉस अभी अभी जो हमने बात की वोल्टमीटर लगा दिया, अगर तो ये वोल्टमीटर आइडियल हुआ यानी इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हुआ तो करंट ड्रॉ होगा नहीं, और जो मेजर होगी ईएमएफ मेजर होगी। लेकिन आइडियल होते नहीं है, थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत करंट चल गया तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, थोड़ी बहुत वोल्टेज खा जाएगा, सब पता है तुम्हें। दैट मीन्स जब ये मेजर कर रहा होगा तो ये ईएमएफ नहीं, क्या मेजर कर रहा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है सेल की अगर तो वैसी वोल्टेज मेजर करनी है तो थोड़ा बहुत है 1-2 वोल्ट, 1-2 वोल्ट नहीं 1-2 पॉइंट से अगर वोल्ट कम ज्यादा हो जाती है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वोल्टमीटर से काम चला लेते हैं। लेकिन बेटा अगर हमें बिल्कुल एन एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, टोटल एक्यूरेसी चाहिए, जैसे मुझे सेल की ईएमएफ ही चाहिए, मुझे सेल की ईएमएफ ही चेक करनी है कि ईएमएफ कितनी है, तो फिर हम वोल्टमीटर से नहीं मेजर कर पाएंगे। हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो करंट ड्रॉ ना करे। करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं आएगा, और इसलिए फिर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट कर देगा। तो पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा एक्यूरेटली, जिसको कहते हैं एक्यूरेटली। तो मैं पूरी डेफिनेशन में एक चीज जोड़ूंगा कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोल दिया, एक्यूरेटली भाई, एक्यूरेटली, बिल्कुल एन एग्जैक्ट। वो आगे हम बताएंगे कि उसका कारण ये कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। वो पता लगेगा कैसे कि अ पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी, रीजन ये रहेगा कि अ पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए वो एग्जैक्ट मेजरमेंट दे देता है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में इतनी बात तो देखो करनी पड़ती है, कर ली हमने। अब अगली बात, सबसे पहले नंबर पे इसका एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे यार कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इसका डायग्राम कैसा होता है, मतलब ये तो डिवाइस है ना, जैसे मीटर भी हमने बनाया तो इसमें पोटेंशियोमीटर भी हमें बनाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें लगी होती हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले डाल लो हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेटा, नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल PLE वाला पल, PAL वाला पल कर दोगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा, स्कूल वाला प्रिंसिपल। LE वाला प्रिंसिपल तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो अगली बात है पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत, यानी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, यानी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। स्टेटमेंट पूरी लिखना जी, प्रिंसिपल ही आ जाता है एग्जाम में, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही लिखने के लिए आ जाता है। तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट अच्छे से आपने लिखनी है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। पुरानी बात आपने लिख ली होगी तो हम थोड़ी सी जगह तो यहीं पर बना लेते हैं जी प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए। ओके जी, तो लिखो
A potentiometer is based on the principle that a potentiometer is based on the principle that the potential difference, भैया ये PMPD मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, आप पूरा लिख लिया करो, बाद में पता लगा कि याद करते वक्त या रिवाइज करते वक्त आपको पता नहीं लगा कि ये PM क्या था, PD क्या था, आप पढ़ रहे हो इसको, PM इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द PD, कुछ नहीं पता लगना, मैं तो शॉर्ट में करने के लिए लिख देता हूं, अपना पूरा लिखा करो, बोलता मैं पूरा हूं। तो मैंने बोला पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across a length of a wire is directly proportional to length of that portion of wire, provided that the wire is of uniform area of cross section and a constant current is flowing through the wire। अब लास्ट वाली लाइनें भी बहुत बहुत जरूरी है, एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ वायर is directly proportional to length of that portion, provided that a constant current is flowing through the wire and wire is of uniform area of cross section, wire is of uniform area of cross section। लो भैया हमने बना ली पूरी की पूरी जगह। ओके जी, तो पोटेंशियोमीटर भैया किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, फिर से सुन लो कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ वायर, ये कोई वायर है, ओके तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगा दी, ये चलो कुछ रजिस्टर वगैरह भी लगा दिया कि कोई भी करंट कम ज़्यादा करना हो तो मैं कर लूँ, इसको वेरिएबल भी रख दिया। करंट क्योंकि मैंने बोला है कांस्टेंट रखना है तो चेक करना पड़ेगा, तो बीच में क्या लगा दिया, एमीटर भी लगा दिया, और ये सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये कोई वायर है ए बी, ये इस पे हमने क्या लगा दी, इसकी कोई सेल लगा दी, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस है, कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, वायर का खुद का भी अपना अपना रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, वो भी देखेंगे। तो ए बी वो वायर है। पोटेंशियोमीटर जब इसका बनाएंगे हम तो क्या फंडा लगा रहे हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लेंथ ऑफ अ वायर। ये टोटल वायर है, इसका अगर मैंने कुछ भी पोर्शन ले लिया, मान लो यहां तक पोर्शन ले लिया, तो यार इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरी वायर के अक्रॉस भी होगा, लेकिन एक छोटे से पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। पूरी लाइन पढ़ो। A potentiometer is based on the principle that potential difference across the length of a wire. A potentiometer is based on the principle that the potential difference यानी V across the length of a wire यानी L is directly proportional to length of that portion. Directly proportional to length of that portion of wire, provided that condition भी है भाई,
प्रोवाइडेड दैट वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, यानी हर जगह से उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। शर्त क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होना चाहिए, यानी अगर वायर के अक्रॉस करंट कांस्टेंट चल रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा, उसकी थिकनेस थ्रू आउट सेम है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसकी लेंथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी लेंथ होता है। भैया वो तो पता ही है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई तुमने रख दिया कांस्टेंट, हवा में समझाता हूं, बाद में लिखता हूं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई तो कांस्टेंट रख दिया, यानी V किसके प्रोपोर्शनल चले गया, R के चले गया। अब R क्या होता है, रो एल बाय ए। अब इसमें रो भी कांस्टेंट कर दिया, ए भी कांस्टेंट कर, रो तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, ए तुमने कांस्टेंट कर दिया, तो किसके प्रोपोर्शनल चले गया, एल के। हवा में नहीं समझ में लगता भाई, हमने बोला कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब ये जो भी है हमने इसमें वोल्टेज लगाई, सब कुछ लगाया, सब कुछ वहां से यहां तक इसमें करंट कुछ ना कुछ चल रहा होगा, चल रहा है जी। अब करंट को मैंने जकड़ लिया, जकड़ लिया मतलब करंट नहीं चेंज होने देना, करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने किसी ना किसी तरीके से करंट को क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, आई कांस्टेंट रख दिया। आर की वैल्यू क्या होती है, रोला, आर की वैल्यू क्या होती है, रोला, रो एल बाय ए, रोला पे गया, रो एल बाय ए। ओके, तो आई हो गया, रो हो गया, ए भी हो गया, एल हो गया, तो यहां से V इक्वल टू आई रो बाय ए इंटू एल हो गया। भाई ये तो कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि रो वैसे ही कांस्टेंट होता है, आई तुम बोल रहे हो कांस्टेंट रखना है, ए तुम बोल रहे हो कांस्टेंट रखना है, तो यहां से V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एल आ गया जी। अब यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर बनाते हैं भाई, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कंडीशन क्या है, रो ए कांस्टेंट, सॉरी आई ए कांस्टेंट होना चाहिए, रो तो वैसे ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, अब यहीं पर अगर मैं यहीं से बात को आगे बढ़ा रहा होता, ये तो है ही है, ये चाहिए चाहिए, ये लिखना है। अगर मैं इधर से बात को आगे बढ़ा रहा होता बेटा, तो V प्रोपोर्शनल टू एल के हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसका नाम रखते हैं छोटा के। क्या नाम है जी इसका, छोटा के। तो V इज इक्वल टू छोटा के इंटू एल, यानी V इक्वल टू आ गया K इंटू एल। यहां पर हम K को V बाय एल करते हैं, और जो K है इट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इस हिसाब से देखो तो ये जो स्मॉल k आया इट इज वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया ना भाई। जितना भी पोर्शन था और जितनी भी वोल्टेज थी V को L से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इट इज बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया भाई, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अच्छा, आपको पता है ऊपर कोई क्वांटिटी और नीचे टाइम आ जाए तो वो रेट हो जाता है, रेट ऑफ चेंज। और ये भी पता है कि भाई ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी और उसके नीचे लेंथ या डिस्टेंस आ जाए तो वो ग्रेडियंट आ जाता है। अब ये भी वही चीज बन रही है, ये है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, यानी वोल्टेज लेंथ के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। तो इसको वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो ठीक है, बोलना ही बोलना है, लेकिन यहां पर इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम इसको बोलते हैं जी।
तो K इक्वल टू V बाय एल यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया चीज। V इक्वल टू के एल आया था, V इज इक्वल टू आई रो बाय ए इंटू एल भी आया था। भाई दोनों को कंपेयर कर लो, एक साइड ए है, V है, एक साइड V है, दूसरी साइड L है, दूसरी साइड L है। अगर आप कंपेयर करते हो तो और क्या चीज दिख रही है तुम्हें कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी जो K है वो किसके इक्वल आ गया, आई रो बाय ए के इक्वल आ गया। अब ये जो चीज है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है गिवन सिचुएशन में, ये कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको करने के लिए करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वायर ले ली, अब जब वायर ले ही ली यार, कोई भी नहीं, जिस चीज की बनती है वही लेनी है, कोई रेजिस्टिव मटेरियल की ही लेते हैं। जो पोटेंशियोमीटर की वायर अभी हम डिस्कस करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ मैंगनीन, यूरेका, नाइक्रोम वी, लेकिन बेस्ट कौन सी रहेगी, मैंगनीन ही यूज होती है। तो जिस वायर्स के रेजिस्टर्स बनते हैं ना, वही वायर हमें यहां पर लेनी पड़ती है। तो हमने वायर ले ली जो भी हमें लेनी थी, तो उसका एरिया बेटा कांस्टेंट रखना कोई समस्या नहीं है। एरिया तो अब जो है ही है, मेटल की बनी होती है, एरिया थोड़ी कम जा, तुम्हारे खींचने से तो कोई बहुत ज्यादा उसके एरिया में फर्क पड़ने नहीं वाला, ज्यादा मत खींचना बस। तो उसको फिक्स कर दिया बेटा, एरिया कांस्टेंट रखना समस्या नहीं है, रो कांस्टेंट रखना भी समस्या नहीं है। एक बार ले आए तो ले आए, मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल पे डिपेंड करती है। समस्या कहाँ है, करंट को कांस्टेंट रखना। हीट हो जाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वहां से करंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो करंट को कांस्टेंट रखना एक समस्या हो सकती है। तो करंट को कांस्टेंट रखने के लिए हमने वेरिएबल रेजिस्टर दिया, एमीटर लगा दिया। इसका सेटअप जो है लगाकर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ देर के लिए करंट को कांस्टेंट रखा जा सकता है। करंट कांस्टेंट रख दिया तो K की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। तो अगला पॉइंट आ रहा है कि जी पोटेंशियोमीटर बनता कैसे है, या होता कैसा है, या उसकी शेप वेप कैसे होती है। लेकिन उससे पहले एक प्रिंसिपल, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह की बात। ओके, अब ये जो बनाया था ना मैंने यार, बेसिकली यही क्या है, पोटेंशियोमीटर, लेकिन इसको चलो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर बनाते हैं। ओके भाई, तो यार कोई भी पोटेंशियोमीटर है, उसकी अब बेसिक शेप कैसी होती है वो देखते हैं। यार जो पोटेंशियोमीटर है जो मैंने अभी बनाया था ना, वही होता है बेसिकली। कोई भी जो पोटेंशियोमीटर होगा उसमें एक तो होगी यार पोटेंशियोमीटर वायर, वही मैंगनीन की बनी हुई। ओके, और भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं ये मैंगनीन ही है। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। फिर हमने इस पे सेल या बैटरी तो लगानी है। फिर मैंने बोला था एक वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट, मैंने अब वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। और इसके साथ सीरीज में एक एमीटर हमें लगा देना चाहिए। ठीक है, सीरीज में हमने इसके साथ एक क्या लगा लिया, एमीटर भी लगा लिया। ये कोई सेल लगा दी जिसके कारण इसमें से करंट चलेगा। अब यार ये बन गया आपका पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ईएमएफ है जो इसको करंट प्रोवाइड कर रही है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये एमीटर है। ये है बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर का बेसिक सा डायग्राम। ये जो ऊपर वाला सर्किट है जी, इसको कहते हैं इसका प्राइमरी सर्किट। मतलब ये तो अब चाहिए ना, इसको कौन सा सर्किट कह देते हैं, ऊपर वाला जो सर्किट है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ओके जी, ये हो गया इसका प्राइमरी सर्किट। ये जो सेल है इसकी प्राइमरी सेल कहलाएगी या ड्राइवर सेल भी कहलाएगी। ड्राइवर मतलब जो पोटेंशियोमीटर को चलाने के लिए काम आएगी। ओके, तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया ऊपर वाला, मतलब यहां से ऊपर वाला सारा। इसको वैसे हम कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वहां पे ये वर्ड यूज होते हैं बेटा, प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सेल। ओके, ये पोटेंशियोमीटर हो गया यार। इसके किसी भी पोर्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। टोटल वोल्टेज ए बी के क्रॉस जो आनी है, लेकिन अलग अलग पोर्शन पे वोल्टेज जितनी ज़्यादा लेंथ करते जाओगे वोल्टेज बढ़ती जाएगी। ओके जी। अब इसका यूज़ क्या था यार, इसका यूज़ था दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, वो भी एक्यूरेटली। सबसे बड़ी बात एक्यूरेटली। अब एक्यूरेटली मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर हमने ले लिया, तो हम किसी सेल की ईएमएफ ही मेजर कर लेते हैं पहले। इससे किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है। लेकिन मान लो मेरे पास एक सेल है, मैं उसकी क्या मेजर करना चाहता हूं, ईएमएफ मेजर करना चाहता हूं। ईएमएफ वोल्टमीटर से नहीं होनी भाई। वोल्टमीटर से क्यों नहीं होनी, क्योंकि वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लेना है, वो ईएमएफ नहीं मेजर कर पाएगा, ये कर लेगा। क्योंकि जब ये मेजर कर रहा होगा इसने कोई करंट ड्रॉ नहीं करना है। तो मान लो ये वो सेल है जिसके दोनों एंड्स के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं एक्यूरेटली, यानी मैं इसकी ईएमएफ मेजर करना चाहता हूं। तो वोल्टमीटर ने तो करनी नहीं थी, मैंने पोटेंशियोमीटर का यूज किया, ये मेरा पोटेंशियोमीटर है। ओके, अब ये वो सेल है जिसके टर्मिनल्स के बीच का मुझे क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मुझे बेसिकली इसकी क्या फाइंड करनी है, ईएमएफ फाइंड करनी है। अच्छा, इसको मैंने ये डिजाइनर ई से रिप्रेजेंट कर दिया, करली ई बोलते हैं इसको, वो इसलिए क्योंकि कैपिटल ई से फिर ऊपर वाली सेल की ईएमएफ को मैंने डिनोट कर रखा है पहले से, तो भैया कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, अगली बात, जब हमने इसकी ईएमएफ मेजर करनी है तो हम इसका एक एंड यहां पर लगाएंगे और दूसरा एंड किसी गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे। एक एंड यहां पे लगाएंगे और यहां से एक वायर जाएगी जो कि किसके साथ कनेक्ट होगी, किसी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगी। यहां लगाएंगे हम एक गैल्वेनोमीटर, तो ये लग गया एक गैल्वेनोमीटर। ओके, इसको इससे कर दिया हमने कनेक्ट, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड हम रखेंगे ओपन। ओके, और उसके एक एंड के साथ क्या लगाएंगे, जॉकी, याद होगी जॉकी। तो इसको क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। ये बन गया सर्किट भाई तुम्हारा। ये जो नीचे वाला सर्किट है ना, नीचे वाला जहां पे जिसकी ईएमएफ मेजर करनी है वो लगाया जाता है, ये सब इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर का सेकेंडरी सर्किट। ठीक है जी, तो एक हो गया प्राइमरी सर्किट, एक क्या हो गया, सेकेंडरी सर्किट। ओके, बन गया। अब अगली बात कि इसकी ईएमएफ मेजर करनी है, कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे, हम इसको पहले इस वायर के साथ टच कर देंगे। क्या कर देंगे, टच कर देंगे। जैसे मान लो मैंने यहां टच कर दिया, इसको अगर मैंने यहां टच कर दिया तो आप समझो यहां से लेके यहां तक अब सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज। ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। पहले ये जब इसको जब तुम उठा लोगे ना ऊपर, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये देखो, ये करंट यहां से जाने की कोशिश, यहां पे कहां खाई में गिरेगा क्या, आगे तो सर्किट क्या है, टूटा हुआ है। लेकिन अगर मैंने इसको यहां पर टच कर दिया जॉकी को इस जगह पर, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के कारण ये देखो यहां से बेटा जी सर्किट क्या हो गया, यहां से पॉजिटिव चला 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 ऐसे कर कर ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। गैल्वेनोमीटर की सुइयां हिलने की कोशिश करेगी, तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हिलने की कोशिश करेगी, वो डिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेगी। तो डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकती है, डिफ्लेक्शन उधर भी हो सकती है। मान लो डिफ्लेक्शन आ गई, सर्किट कंप्लीट, गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग सम डिफ्लेक्शन। ओके, गैल्वेनोमीटर ने भैया क्या दे दी, डिफ्लेक्शन दे दी। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है तो आप जॉकी को आगे या पीछे अलग अलग जगह पे टच कर कर देखोगे, एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
आपने पहले इसको यहां टच किया, गैल्वेमीटर ऐसे हुआ, फिर थोड़ा आगे टच किया, गैल्वेमीटर अभी भी ऐसे हुआ, थोड़ा और आगे टच किया, गैल्वेमीटर अभी भी ऐसे हुआ, थोड़ा आगे टच किया तो गैल्वेमीटर ऐसे हो गया। पहले डिफ्लेक्शन इस तरफ थी, फिर इस तरफ हो गई, तो यहां तक डिफ्लेक्शन उस तरफ थी। अगर यहां पर आकर डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी तो आप वापस जाओगे, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे डिफ्लेक्शन 0 आ सकती है। तो ये सर्किट लगाकर हमने क्या करना है, अलग अलग जगह पे टच करना है। सर्किट कंप्लीट होगा, गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शन देता रहेगा। हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे गैल्वेमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे हम बैलेंस पॉइंट। अच्छा, वो बैलेंस पॉइंट क्यों आता है वो अभी बता रहे हैं आपको। तो अगर आपने अलग अलग जगह पर सर्किट कंप्लीट करते वक्त कभी यहां रखा, कभी वहां रखा, कभी यहां रखा, कभी वहां रखा, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां पे गैल्वेमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। जहां 0 डिफ्लेक्शन हुई तो हम कहेंगे वहां पर क्या आ गया, बैलेंस पॉइंट आ गया। ओके जी, बैलेंस पॉइंट आ गया। इसको कहीं कहीं पर नल पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, बैलेंस पॉइंट आ गया या नल पॉइंट आ गया। ओके, बैलेंस पॉइंट में गैल्वेमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन देनी है। अब अगला पॉइंट है कि ये 0 डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है भाई। भैया 0 डिफ्लेक्शन इसलिए दे रहा है कि गैल्वेमीटर के अक्रॉस 2 वोल्टेजेस लग गई, एक तो ये, एक ये लगी। अब आपको पता है इसका ये एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला एंड क्या है, नेगेटिव। यानी इधर से उधर जाते जाते पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो अगर बैलेंस पॉइंट इस जगह पर आया था, एल लेंथ पर आया था, तो ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। तो बेटा इस एंड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप हुई है, जो भी वोल्टेज डेवलप हुई है, उसका ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड क्या है, नेगेटिव है। अब ये जो ईएमएफ है, गैल्वेमीटर में से करंट कुछ इधर को चलवाना चाहती है, देखो ऐसे ऐसे, और ये जो वोल्टेज है वो गैल्वेमीटर का करंट ऐसे चलाना चाहती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सेंस में वर्क कर रहे हैं। ये वोल्टेज यानी ईएमएफ और ये वोल्टेज जब गैल्वेमीटर में से करंट फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं, दे एक्ट इन ऑपोजिट सेंस। अगर ये कम ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है, तो भी गैल्वेमीटर में से कुछ ना कुछ करंट चल जाएगा, वो इसको कैंसिल आउट करवा रही है, बचा हुआ करंट फ्लो, बची हुई ईएमएफ से करंट आ रहा है। अगर ये ज्यादा है और ईएमएफ कम पड़ गई तो इसके कारण करंट चलेगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, और गैल्वेमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। यानी अगर V या E इक्वल नहीं है तो गैल्वेमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट इफ दे बिकम इक्वल, गैल्वेमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा बेटा जी, बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब अगर बैलेंस पॉइंट आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज है ना, इसने ईएमएफ को बैलेंस कर दिया। यहां कह लो जो ईएमएफ है उसने वोल्टेज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल होंगे तभी बैलेंस पॉइंट आता है जी। जब दोनों इक्वल होंगे तभी बैलेंस पॉइंट आएगा। तो आपने अलग अलग जगह पे इसको टच कर देखा, पहले यहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां, एक पोजीशन पे बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। यानी गैल्वेमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। जहां 0 डिफ्लेक्शन हुई, समझ लेना V इज इक्वल टू क्या है, E है। अब अगली बात, E V के इक्वल आ गया। अगली बात, V याद करो वो किसके इक्वल था, KL के इक्वल था।
शुरू में तो ये बोलता ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया था तो K आया था, तो V किसके इक्वल था, इट वाज इक्वल टू K इंटू L, तो E किसके इक्वल आ गया, K इंटू L के इक्वल आ गया। अब K जो है वो अब शुरू से आपने बना रखा है I रो बाय A। अब बेटा रो और A वो आपको जब पोटेंशियोमीटर खरीद कर लाओगे उसके मैनुअल में दिया होता है, पोटेंशियोमीटर जब आएगा ना तो उसके मैनुअल में दिया होता है कि रो और ए की ये वैल्यू है या रो बाय ए की ये वैल्यू है, ये तो कभी चेंज होनी नहीं है। देखो इसको कांस्टेंट बनाकर अब रख सकते हो। हाँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, आपने जो भी करंट सेट किया उससे क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, के कैलकुलेट किया जा सकता है। तो के आप कैलकुलेट कर लोगे। अब कहां बैलेंस पॉइंट आया है, कितनी लेंथ है, वो मेजर करने के लिए जैसे हमने बोला था मीटर ब्रिज की वायर के नीचे स्केल लगा होता है, वैसे इसकी वायर के नीचे भी बकायदा स्केल लगा हुआ होगा। जहां पे भी लेंथ आएगी तो वायर के नीचे स्केल लगाया हुआ, आपने वायर पे टच की जो की वो स्केल पे भी टच हो जाएगी और जहां पे भी टच होगी वहां रीडिंग लिखी होगी। यू कैन मेजर L वेरी इजिली। के आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, L आप इजिली मेजर कर लोगे और इसलिए इस मेथड से EMF मेजर हो जाएगी। ओके, सो ये था तरीका जिससे हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से EMF को मेजर कर सकते हैं। अब अगली बात है कि ये EMF ही आई है, वोल्ट मीटर तो EMF मेजर कर नहीं पाया था, तो हमें श्योरिटी लेनी है कि क्या ये EMF ही है। तो भाई ये EMF ही है, हमने बोला था आपका जो पोटेंशियोमीटर है ना ये EMF मेजर कर लेगा। और फिर बोला था क्यों मेजर करेगा, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट या करंट फ्रॉम द सेल। ये इस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। ये नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है ना, अगर सेकेंडरी सर्किट में करंट चल गया तो थोड़ी EMF आएगी, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने यही तो गारंटी दी थी शुरू में कि भाई पोटेंशियोमीटर बहुत बढ़िया चीज है, ये क्या मेजर करेगा, EMF मेजर करेगा। क्यों EMF मेजर कर लेगा एग्जैक्टली, वोल्टमीटर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये करंट ड्रॉ नहीं करता। अब अगला पॉइंट ये है कि चेक कर लो क्यों नहीं ड्रॉ करता। बेटा ये जो नीचे वाला सर्किट है, जब बैलेंस पॉइंट आ गया इस वोल्टेज ने और इस वोल्टेज ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। बैलेंस कर दिया तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा। अब कोई करंट नहीं चल रहा फिर भी इसने वोल्टेज दे दी, तो हम कहेंगे ये जो वोल्टेज आई है किस कंडीशन पे आई थी, व्हेन नो करंट वाज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब क्योंकि इस वक्त कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, तो जो भी वोल्टेज आई है ना मेजर की गई है वो एग्जैक्ट EMF होगी, इस बात की फुल गारंटी होती है। सो बात करते करते अपनी बात कहां तक पहुंची है कि एक पोटेंशियोमीटर नाम का डिवाइस होता है जो कि सेल की EMF या कभी पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर करना हो वो मेजर करने के काम में लाया जाता है। प्रिंसिपल डिस्कस हुआ, उसके बाद कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं और रफली डिस्कस हो गया। अब यहां पे एक दो क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपका कि वाई, एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, वाई अ पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड over a voltmeter। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, टू मेजर EMF of a cell। why a potentiometer is preferred over a voltmeter to measure EMF of a cell। कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के मुकाबले क्यों प्रेफर किया जाता है EMF मेजर करने के लिए, तो इस सवाल का उत्तर है because potentiometer is based on null point method and it does not draw any current from the cell। रटा रटाया स्टैंडर्ड आंसर,
कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। इस सवाल के जवाब में ये लाइन याद कर लेनी है कि बिकॉज अ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन null point method and therefore it does not draw any current from the cell while measuring its EMF, while measuring its EMF। इतना ही आंसर दे देना भाई, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो ज्यादा थोड़ी कहानी बनाओगे, इतना ही आंसर दे दोगे। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, इनको ज्यादा सोचा नहीं जाता, मैंने सारा समझा दिया। लेकिन ये क्वेश्चन ही लिख लो कि पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर किया जाता है, वो बता दिया आपको क्यों प्रेफर किया जाता है। ओके, खत्म। एक अगली बात सुनो। अब अगली बात है, एक छोटा सा पॉइंट आता है, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। बहुत जरूरी चीज है सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। देखो, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है। एक्यूरेसी और चीज है, सेंसिटिविटी और चीज है। एक्यूरेसी पे तो इसकी देखो हमें कोई शक है ही नहीं है यार, नल पॉइंट मेथड पे बेस्ड है, तो एक्यूरेटली तो इसने मेजर करना ही करना है। अब हाँ, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, बेस्ड है किस पे, नल पॉइंट मेथड पे, तो एक्यूरेटली तो इसने मेजर करना ही करना है। अब वो ना भी चाहे ना तो भी वो एरर नहीं डाल सकता, उसको एक्यूरेटली मेजर करना ही करना है। नल पॉइंट मेथड पे कोई करंट को ड्रॉ नहीं होगा, अगर उसने मेजर किया तो ईएमएफ बढ़िया मेजर करेगा, सही मेजर करेगा। एक्यूरेसी अलग चीज, उसको छोड़ो। हम वर्ड क्या लेकर आ रहे हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। कई लोगों के कान बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कई मास्टरों के कान बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो पढ़ा रहा होता है, पीछे बच्चे धीरे से कुछ बोलते हैं मास्टर जी के बारे में, गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, तो वहीं से उसके कान खड़े हो जाते हैं और क्या बोल रहा है भाई। तो बड़े सेंसिटिव होते हैं कईयों के कान। कईयों के वैसे कान बड़े सेंसिटिव होते हैं कि वो दूर, काफी दूर खड़े होके उसकी थोड़ी सी भी बात कर दी ना, थोड़ी सी भी चुगली कर दी, वो वहीं से उसने बोलना है कि क्या बोल रहा है बे। तो सेंसिटिविटी मतलब अगर आप छोटी सी चीज को भी पिक कर रहे हो, वो क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। माइक है, मान लो मैंने कॉलर माइक लगा रखा है, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसका मतलब कितने छोटे से छोटे साउंड को भी ये पिक करता है। अब इसकी सेंसिटिविटी जो मैंने माइक लगा रखा है बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे दूर में भी अगर कोई पंखा लग रखा है ना इस रूम में, वो पंखे वंखे सारे क्या करने पड़ते हैं, बंद करने पड़ते हैं। अगर वो पंखे चला दूं तो उनका भी साउंड ये पिक करता है। एसी लगा हुआ है रूम में, लेकिन वो भी नहीं चला सकता क्योंकि उसका भी साउंड क्या होगा, करेगा, पिक करेगा। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर से बाहर कुत्ता भी भौंकेगा ना, तो कुत्ते भौंकने का भी साउंड थोड़ा सा इसने क्या कर लेना है, पिक कर लेना। कभी ध्यान से सुनना, कई बार ना कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, उनकी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो सेंसिटिविटी मीन्स हाउ सेंसिटिव द इंस्ट्रूमेंट इज, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को वो पिक करता है। माइक का काम साउंड डिटेक्ट करना है, तो साउंड को डिटेक्ट करने की सेंसिटिविटी, छोटे से छोटा साउंड भी डिटेक्ट कर रहा है। ऐसे अपना जो पोटेंशियोमीटर है
उसकी सेंसिटिविटी का मतलब हाउ स्मॉल वोल्टेजेस इट कैन मेजर, कितनी छोटी से छोटी वोल्टेज को भी ये पिक कर लेता है। तो सेंसिटिविटी मींस, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस हाउ स्मॉल voltages it can pick या मेजर। अब अपने पास मान लो ए बी सी 3 पोटेंशियोमीटर है। अब नाम ही पोटेंशियोमीटर है तो मेजर तो एक्यूरेटली देखो करेंगे। अगर और कोई कमी ना हो तो एक्यूरेसी पे वैसे भी हमें इनकी ज्यादा कोई डाउट है नहीं है। एक्यूरेटली तो देखो इन्होंने करना है, लेकिन जो ए है वो 1 वोल्ट से अगर ज्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट से ज्यादा है तो मेजर कर रहे हैं। लेकिन 1 वोल्ट से कम जो वैल्यूज है ना, 1 वोल्टेज से कम वैल्यूज हैं 0.5 0.6, उसको ये जीरो ही बताया जा रहा है, पिक ही नहीं करता, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। एक जो बी है ये मान लो 0.1 वोल्ट से अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो ही मेजर कर पा रहा है। हां, जब करता है तब बढ़िया करता है, यह भी बढ़िया करता है। अब ये 0.1 तक को भी डिटेक्ट कर रहा है। और ये जो तीसरा है ये 0.01 वोल्ट तक, 0.01, 0.02, 0.05, 0.71 वोल्ट, 2 वोल्ट, मतलब 0.01 तक भी अगर वैल्यू आ जाए उसको भी उठा रहा है, यानी उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये तीसरा वाला है। तो ये 0.1 से नीचे वाली वैल्यू को भी डिटेक्ट करेगा, छोटी मोटी वोल्टेज भी आएगी, यहां बता रहा है वोल्टेज है। ये है 0.01, 0.02, 0.05 को तो जीरो ही बताता है। हां, 0.1 से ऊपर वाली वोल्टेज बहुत बढ़िया मेजर कर रहा है। ये तो 1 वोल्ट से नीचे मेजर नहीं कर पा रहा, सबको जीरो बताता है। अब इनमें से आप हिसाब लगा लो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी तो तीनों की बढ़िया यार, नाम ही है इनका पोटेंशियोमीटर। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है? सी की है, बिकॉज इट कैन मेजर, या इट कैन मेजर नहीं, इट कैन डिटेक्ट। मेजर के साथ वर्ड क्या यूज करना चाहिए? डिटेक्ट करना चाहिए। तो इट कैन डिटेक्ट वैल्यूज अप टू 0.01 वोल्ट, 0.01, 0.02, 0.3, 1, 2, 3, 4, बड़ी तो फिर मेजर करेगा ना। बी की सेंसिटिविटी इससे कम है, ये 0.1 के नीचे वाली वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर पाता, इससे ज्यादा है। और इसकी सेंसिटिविटी वर्स्ट है, इसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी है इनमें से, हाईएस्ट, इनमें से लोएस्ट सेंसिटिविटी है। तो ओके जी, तो सेंसिटिविटी का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए हमें कि सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या है। अब अगली बात यार, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? सेंसिटिविटी बढ़ाने के क्या तरीके हैं? तो बेटा सेंसिटिविटी आपको बता दिया क्या चीज होती है। अब ध्यान से सुनना, एक अपने पास K है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो याद रख लो, जितना वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कम होगा उतनी ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, छोटी वैल्यू आएंगी तभी वो छोटी छोटी वैल्यू को डिटेक्ट कर पाएगा ना। तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अगर पॉइंट्स में जा रहा है, पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज डिटेक्ट कर लेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 0.01 वाली रेंज में जा रहा है तो वो 0.01 वाली को भी बढ़िया से डिटेक्ट करेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ज्यादा है, सीधे वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट आ रहा है, तो मेजरमेंट जब कर रहे होंगे तो भी 1, 2, 3, 4 की रेंज में आएगा। जब ज्यादा छोटी जाएगी तो उसको आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो
बीच की बातें मुझे सारी बतानी पड़ती है, लेकिन आप अपने पॉइंट्स बना लिया करो यार। टॉपिक का एंड होते होते अपने पॉइंट्स बना लिया करो। जैसे अभी तक अपना टॉपिक एंड हुआ तो आपका पहला पॉइंट है यार सेंसिटिविटी है क्या। अब ये कहानी जो है ये सुननी है, सुन ली, समझनी भी है, समझ ली, नहीं समझ में लगे तो पूछना भी है। मान लो पूछ लिया, मगर अटेम्प्ट करते वक्त कहानियां थोड़ी लिखनी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा व्हाट इज सेंसिटिविटी, तो आपको कंसेप्ट सारा क्लियर होने के साथ साथ लिखना क्या है वो भी पता होना चाहिए। बच्चों को कई बार समझ में सर लग रहा होता है, लेकिन हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन वो क्लियर नहीं होता। वो कई बार बच्चा क्या करता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी कहानियां बनानी शुरू कर देता है। तो कहानियां नहीं बनानी भाई, कहानियां सुननी है, समझनी है, याद रखनी है, लेकिन जब उसमें से क्वेश्चन निकल कर आएगा उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। अब फिलहाल जो बात निकल कर आई है तुम्हें यह पता होना चाहिए व्हाट इज सेंसिटिविटी। इट इज एबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर स्मॉल वोल्टेजेस, very small voltages. या sensitivity is how small voltages a potentiometer can measure or can pick. अगली बात जो दूसरा पॉइंट है वो ये था कि जो सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने बोला वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल फॉर मोर सेंसिटिविटी। ठीक है जी, सेंसिटिविटी ज्यादा रखने के लिए V बाय एल यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल। तो सीधा मैथमेटिकल करके लिख देते हैं यार कि जो सेंसिटिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। सीधा हिसाब, अगर ज्यादा लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप कम आ रहा है तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाएगी। याद रखना सेंसिटिविटी के कैसे प्रोपोर्शनल है, सेंसिटिविटी एल के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, अब सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है जी, लेंथ। एक्यूरेसी मैंने बोला पोटेंशियोमीटर के पास होती है। हमारा अगला टारगेट है उसकी सेंसिटिविटी को बनाए रखना या उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाए रखना। तो बेटा सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का जो मेथड है वो के कम कर दो। अब के जो है ना के, उसको कम करने का एक ही बढ़िया तरीका है कि लेंथ क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सीधा साफ है, सेंसिटिविटी तुम्हें चाहिए ज्यादा, उसके लिए के करना पड़ेगा कम। के कम करने के लिए एल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी पोटेंशियोमीटर्स प्रैक्टिकली यूज होते हैं उनमें जो वायर है ना, वायर वो एज लार्ज एज पॉसिबल रखने की कोशिश की जाती है। तो बेटा अभी तक जो पोटेंशियोमीटर की शेप हमने बना रखी थी वो थोड़ी सी रफ शेप थी। ठीक है, अभी तक जो पोटेंशियोमीटर की शेप हमने बना रखी थी इट वाज अ रफ शेप। लेकिन प्रैक्टिकली जब पोटेंशियोमीटर यूज होते हैं तो उनमें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ताकि सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो, सब ज्यादा हो, सिस्टम भी बढ़िया बन रहा हो, पूरा का पूरा सेटअप होता है बेटा। पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, सेटअप होता है। तो अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। हेडिंग डाल लो भाई, तब तक हम मिटा देते हैं, मिटा ही दिया लगभग। तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियोमीटर जी। तो प्रैक्टिकली बेटा जब भी पोटेंशियोमीटर लगेगा तो उसमें बेसिकली हमने बोला लेंथ बढ़ानी है, लेंथ बढ़ानी है। तो क्या करते हैं ये लोग, ये मान लो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें जो लेंथ है
जैसे मीटर ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी यूज की जाती है, उसका फिक्स है, 1 मीटर ही यूज करनी है। अब पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं, कम से कम 4 मीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर तो यूज होता ही है ना, बाकी 8 मीटर वाला भी होता है, 16 मीटर वाला भी अवेलेबल होता है। अगर आप लैब्स में जाओगे ना भैया, भगवान करे लॉकडाउन जल्दी जल्दी खुल जाए और आप लोग स्कूल वूल में जाकर अपने प्रैक्टिकल करो, नहीं तो इंस्टीट्यूट में आओ, इंस्टीट्यूट में भी सारा इंस्ट्रूमेंट हमने रख रखा है, वहाँ पर भी आपको पोटेंशियोमीटर दिखा देंगे। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब टॉपिक चल रहा होता है तो मीटर ब्रिज भी दिखा देते हैं, पोटेंशियोमीटर भी दिखा देते होते हैं। अब चलो पोटेंशियो सारा सामान जो है इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है, नहीं तो यहीं पे ऐसे करके पकड़ के दिखा देता है कि ऐसे पोटेंशियोमीटर होता है। ओके, तो पोटेंशियोमीटर इंस्टीट्यूट पे आओगे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल हम कह रहे हैं कि लेंथ क्या रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। अब ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर लेंथ यूज कर दी मैंने। 16 मीटर वाले भी होते हैं, 8 मीटर वाले भी होते हैं। अब 4 मीटर बेटा अगर कंटिन्यूटी में रख देता ना ऐसे कर कर, तो पोटेंशियोमीटर हो जाता है बड़ा ऐसे करके, और बंदे को रीडिंग लेने के लिए दौड़ना पड़ेगा। यहां से रीडिंग ले रहा है, दौड़ते दौड़ते इधर को जाएगा, दौड़ते दौड़ते उधर को जाएगा। इसकी बजाय वो क्या करते हैं, घुमा देते हैं वायर को। 1 2 3 4, 4 की 4 मीटर उसने कितनी लेंथ में कर दी, 1 मीटर की लेंथ में कर दी। जैसे यहां पे कॉपर की स्ट्रिप लगा के इसको ज्वाइन कर देना है, यहां पर भी कॉपर की स्ट्रिप लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। स्ट्रिप क्यों यूज होती है कॉपर की, वो आपको बताया था मीटर ब्रिज वाले केस में, ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा बीच में टांग ना अड़ाए, हमारी एक्यूरेसी को गड़बड़ ना करे। तो ये कॉपर स्ट्रिप की लगाकर ये क्या कर दिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये है भी पोटेंशियोमीटर वायर का एक एंड, ये है दूसरा एंड। ओके, यहां लिखेंगे 0 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ओके, यहां से घूम के ये वाला एंड हो गया 200 सेंटीमीटर, ये एंड हो गया 300 सेंटीमीटर, ये एंड हो गया 400 सेंटीमीटर। ओके जी, तो ये 4 मीटर लंबी तार है, बस उसको वहीं की वहीं घुमा के 1 मीटर की रेंज में रख दिया ताकि रीडिंग लेनी क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये बन गया आपका प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया। इसके नीचे 4 स्केल लगे होंगे, 1 2 3 4, 4 क्या लगे होंगे, स्केल लगे होंगे। कैसे इसका और पार्ट सर्किट लगाना है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये एंड ए मान रहा हूं मैं, ये वाला एंड बी मान रहा हूं। अब अगली बात, सबसे पहले तो प्राइमरी सर्किट क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा ना। अब प्राइमरी सर्किट जब हम कंप्लीट करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में ये एंड ए है, यहां से बैटरी लगाते थे हम, लग गई। ओके, फिर क्या लगाते थे, एक रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर। पिछली बार मैंने वेरिएबल रजिस्टर लगाया था, अब की बार क्या लगा दिया, रियोस्टेट। तो ये पॉजिटिव एंड मैंने यहां से लगा दिया बैटरी के पॉजिटिव से, ये दूसरा एंड जो है किसी वेरिएबल रजिस्टर के साथ, किसी वेरिएबल रजिस्टर के साथ या फिर रियोस्टेट के साथ लगेगा। लगता रियोस्टेट ही है, इसलिए अब भी हमने क्या लगा दिया, रियोस्टेट ही लगा। ये बन गया भैया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। इस सबके नीचे बेटा स्केल लगा हुआ है, 1 2 3 4 स्केल लगे हुए हैं। ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये इसकी ड्राइवर सेल हो गई, इसने जो भी इसमें करंट फ्लो करवाना था करवाना शुरू कर दिया। अब आते हैं जिस सेल की हमने ईएमएफ मेजर करनी है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। पिछली बार हमने कनेक्ट किया ही था, क्या करते हैं, जिसकी ईएमएफ मेजर करनी है वो सेकेंडरी सर्किट में लगेगी,
ये ए एंड है जहां पे बैटरी लगाई है, वहां से हमने पिछली बार वाला सर्किट चेक करो ऐसे ही निकाला था, बस शेप चेंज हो गई है तो वही चीज। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर इस एंड पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव लगा हुआ है तो जिस एंड पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव लगा हुआ है उसी एंड पर जिसकी ईएमएफ फाइंड करनी है पॉजिटिव लगा होना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जिस एंड पे ड्राइवर सेल का पॉजिटिव लगा हुआ है उसी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, चलेगा ही नहीं भाई सर्किट। ओके, तो ये ईएमएफ हो गई। फिर यहां पर क्या लगाना है, गैलोमीटर लगाना है और इसका एक एंड ओपन रखना है जिसका जॉकी के साथ कनेक्शन होगा। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही होगा जॉकी के साथ, इसका जॉकी के साथ इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। रेडी हो गया भाई सर्किट तुम्हारा। अब ये है पोटेंशियोमीटर का सर्किट, प्रैक्टिकल फॉर्म पोटेंशियोमीटर की। ये न्यूमेरिकल वेरिकल करते वक्त जो हमने पहले बनाया था रफ वाला एक लाइन वाला वही बना देंगे, लेकिन भाई अगर एग्जाम में आता है तो प्रैक्टिकल फॉर्म पोटेंशियोमीटर की यही होती है। तो दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियोमीटर। बाकी तुम्हें पता ही है कि इसका कैसे यूज करना है, इसको अलग अलग जगह पे टच करना है। मान लो यहां पर ये टच हुआ और बैलेंस पॉइंट आ गया। अब ध्यान से सुनना, लेंथ कैसे मेजर करनी है। अगर यहां पे बैलेंस पॉइंट आया ना भाई तो 100 सेंटीमीटर प्लस ये जो आई ना वो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। अब यहां लगा होगा मीटर स्केल, उसका 0 इधर है, यहां जो मीटर स्केल लगा हो उसका 0 इधर होगा, यहां जो होगा उसका 0 इधर होगा। अब यहां पे जब लेंथ है इस वाले स्केल पे देखिए आपने, इधर से 0 आ रहा है ना, उसका 0 इधर है। अगर ये 25 है तो रीडिंग क्या आ गई एल की, 100 प्लस 25 125 रीडिंग आ जाएगी इसकी। उम्मीद है सब कुछ समझ में लग रहा होगा। जो भी लेंथ आ गई इस जगह पे ज्वाइन किया, दिस प्लस दिस जो भी, उसको एल बोला जाएगा ना। लेंथ आ गई, आपको पता ही है कि जब लेंथ एल आ गई तो इसकी ईएमएफ किसके इक्वल होगी, इस वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वी किसके इक्वल था, के एल के इक्वल। हमने बार बार ये यूज करना है, E इज इक्वल टू के एल, ई इज इक्वल टू के एल। ये हो गया पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम। ओके, आराम से देखो, वीडियो को रोक रोक कर देखो। अपनी वीडियो जो है वो बड़ा लंबी इसलिए चली जाती है। पहली बात, हम लोग एक दिन छोड़कर क्लास लगा रहे हैं तो वैसे ही 1.25 घंटे की क्लास बनती है, अल्टरनेट डेज पर 1.25 घंटे की क्लास बनती है। अब वो जो हम लाइव क्लास पे आ रहे हैं बेटा, लाइव क्लास में आगे तो टॉपिक कवर अप नहीं कर रहे, उसमें तो आपके क्या ले रहे हैं, डाउट्स ले रहे हैं ना, डाउट्स ले रहे हैं या न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो उसमें टॉपिक आगे नहीं कवर अप हो रहा। तो इसलिए ये 2 दिन का काम एक दिन में आता है। तो एक तो रीजन ये है वीडियो लंबी चली जाती है। आप उसको 2 पार्ट में देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 2 पार्ट में देख लो। ओके, दूसरी बात कि वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जब हमने एक बार लेक्चर स्टार्ट कर दिया तो उसका एंड तो करेंगे ना, ताकि आपके अलावा मान लो हम इसको वैसे ही यूट्यूब पे डाल देता हूं पूरी की पूरी वीडियो को, तो जो भी देखे वो कंसेप्ट पूरा क्लियर कर ले, पूरा क्लियर कर ले। ये नहीं कि पोटेंशियोमीटर कराया बीच में छोड़ देंगे कि बाकी का पार्ट अगले एपिसोड में। अब एपिसोड 2 तो पूरा ही दो फिर, ताकि वो कंप्लीट कर ले इसको। तो अभी इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है, तो अभी कंप्लीट करना है इसको, बाकी है। ओके, पोटेंशियोमीटर क्या है डिस्कस हुआ, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिस्कस हुआ, पोटेंशियोमीटर कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस हो गया, पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं, क्या उसकी एडवांटेज है, डिस्कस हो गया। अब लास्ट स्टेज है न्यूमेरिकल वाला, अगले लेक्चर में जाएगा काम, लेकिन अभी फिलहाल इसकी लास्ट स्टेज है। अगली बात हम करने जा रहे हैं बेटा, हेडिंग ही डाल लेना, यूज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अगली बात यूज या यूजेस। ओके, ले भैया एस कर लो, यूजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। कहां कहां यूज होता है। अब इसमें नंबर 1 कई जगह यूज होता है, जो 2-3 मेन डिस्कस करने हैं वो करवा देता हूं, होता तो कई जगह यूज है। तो नंबर 1
अ पोटेंशियोमीटर यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो तो है ही। नंबर 1 टू मेजर, नोट कर लेना, ईएमएफ ऑफ अ सेल। नंबर 2 भाई, टू कंपेयर EMFs of two cells, या फिर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell, to measure EMF of a cell, to compare EMFs of two cells, to find internal resistance of a cell। ओके जी, तो हमने एक तो EMF मेजर करनी है, कंपेयर EMF। अब जो फर्स्ट है, और भी बेटा कई यूज होते हैं, टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो छोड़ो, पहले सिस्टमेटिक रहो ना। पहला केस ये पड़ा हुआ, अगर कभी आ जाता है एग्जाम में, हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर EMF ऑफ ए सेल, तो भाई आपने ये सर्किट बनाना है, थोड़ी बहुत ही कहानी लिखनी है कि ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद कह देना है कि जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा तब E इक्वल टू वी हो जाएगा, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू एल हो जाएगा। तो इतनी देर से इतनी देर से इतनी देर से हम जो कर रहे हैं भाई, पहला यूज ही तो कर रहे हैं, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल। देख लेना जिसको, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल मैंने करवा दिया, ये सर्किट बनेगा, ऐसे सेल लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, अब सेकंड हेडिंग पे जाना सीधा, भैया फर्स्ट बैटिंग हो गई, इतनी देर से फर्स्ट ही तो करा रहा था मैं। अब सेकंड हेडिंग है, टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। हाउ टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स, हेडिंग डाल लो जी, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर। पहले तो तीनों लिख लिए, अब सिर्फ एक लिख रहे हैं कि यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। ठीक है जी, सेकंड वाला केस, टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। ध्यान देना जी, टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। अब देखो, मैं सर्किट दोबारा नहीं बनाना भाई, लेकिन तुमने दोबारा बनाना है। तुम्हारी कॉपी में तो पेन से लिख दिया, पक्के पेन से, मैं कच्चे पेन से लिख रहा हूं, मैं मिटा दूंगा यहीं से, ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाऊंगा। लेकिन बेटा आपने 3 बार पूरा पूरा सर्किट जैसे है ना वो बनाना है। ओके, तो ऊपर वाला सर्किट तो यार यही रहेगा ना। तो अगर मुझे दो सेल्स की EMF कंपेयर करनी है तो ऊपर पोटेंशियोमीटर तो वही है मेरे भाई, बस फर्क कहां आया, मैंने यहां पर दो सेल्स लगा दी। ओके, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल स्विच है। ये जो पहली सेल है इसकी EMF E1 है, इसकी EMF E2 है, और ये जो स्विच है इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। सिंपल कहानी है। अगर मैंने स्विच 1 ऑन किया है तो सर्किट में बस फर्स्ट सेल लगी हुई है ना। अब इससे फायदा यह है कि मुझे पहले एक लगाऊंगा फिर दूसरी लगाऊंगा, ऐसा करने के बाद दोनों इकट्ठे लगा दी। जब इसकी EMF मेजर करनी है ये स्विच ऑन कर दूंगा, जब इसकी EMF मेजर करनी है ये स्विच ऑन कर दूंगा। मेरे ख्याल से समझ में लग ही गया होगा। ओके, तो जब कंपेयर वाला आ जाएगा, एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कर लेना इनको। ओके, तो अगली बात आ गई कि हाउ टू कंपेयर EMF ऑफ ए टू सेल। हमने बोल दिया कि सर्किट डायग्राम, ये तो हेडिंग है, मेन इसमें सर्किट डायग्राम ही है। सर्किट डायग्राम टू मेजर, नहीं, टू कंपेयर EMFs ऑफ two cells is shown in figure। बस बात खत्म कर दी।
सारा खेल इसी का है, सारे नंबर इसके हैं। जिस तरफ पॉजिटिव लगा है उस तरफ पॉजिटिव होना चाहिए दोनों सेल्स का, बाकी कुछ नहीं इसमें। सर्किट डायग्राम हो ही गया। हमने बोला लेट S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। पहले हमने क्या किया, S1 क्लोज्ड है, S2 क्या है, ओपन है, यानी पहली सेल सर्किट में लगा दी। मतलब दैट इज E1 इज इन सर्किट, E1 ओनली इज इन सर्किट, बाकी कुछ नहीं। आगे लिख देना है नाउ लेट द बैलेंस पॉइंट comes to be at length L1 as it is लिख लेना भैया, डेरिवेशन टाइप है। तो बैलेंस पॉइंट कितनी लेंथ पे आ गया, L1 लेंथ पे आ गया। उसके बाद लिख दो नाउ लेट S2 is closed and S1 is open। S2 क्लोज्ड है, S2। अब S1 क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मतलब ओनली E2 इज इन सर्किट। सिर्फ सेकंड वाली सेल ही किस में आ गई, सर्किट में आ गई। अब जब सेकंड वाली सेल सर्किट में थी, नाउ हियर लेट बैलेंस पॉइंट comes to be at length L2। जब पहली सर्किट में बैलेंस पॉइंट L1 पे आया, जब दूसरी सर्किट में बैलेंस पॉइंट L2 पे आया, तो पहले वाले केस में L1 पे आया था, दूसरे वाले केस में L2 पे आया था। तो यहां पे बीच में लाइन तो लिखी नहीं भाई, वो भी लिख लो कि S1 जब क्लोज थी, E1 सर्किट में थी, बैलेंस पॉइंट कम्स टू बी एट लेंथ L1, यहां लिखना था we can write E1 is equal to KL1। अब तुम्हें पता ही है कि अगर पहली सेल की EMF E थी, बैलेंस पॉइंट उसके लिए L1 था, तो E इक्वल टू KL के हिसाब से E1 इक्वल टू KL1 लिखा जा सकता है। और सेकेंड वाले केस में we can write E2 is equal to KL। तो E1 KL1 के इक्वल आ गया, E2 किसके इक्वल आ गया, KL2 के इक्वल आ गया। अगले स्टेप में लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पहली है, ये दूसरी है, लिख दो जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, K से K कट जाएगा। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, मतलब कंपेयर ही तो करना था, यानी रेशियो ही तो निकालना था। आ गया रेशियो, सिर्फ कंपेयर करना था, रेशियो निकालना था, आ गया रेशियो। मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं दूंगा, साथ के साथ अगला स्टार्ट कर दूंगा। आपको ब्रेक चाहिए तो अपना वीडियो क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। हम अगले थर्ड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। तो थर्ड हेडिंग थी टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तीसरी हेडिंग थी to find internal resistance of a cell। तीसरी वाली बात to find internal resistance of a cell। तीसरी बात to find internal resistance of a cell। तो अपनी अगली हेडिंग क्या आती है, to find internal resistance of a cell। तो तीसरी बात टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब यह सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कंपेयर करना था। तो दो थी भैया, मैं फिर से सर्किट दोबारा नहीं बनाऊंगा।
तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा। जब मुझे एक की ईएमएफ फाइंड करनी थी मैंने वो लगा दी, जब मुझे दो की ईएमएफ कंपेयर करनी वो लगा दी। अब मुझे किसी एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो जिसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो मैं यहां पर फिट कर दूंगा। तो मुझे मान लो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अब इस बार मेरा सर्किट कुछ ऐसा लगेगा। ओके, ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये इस सेल के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये मेरा स्विच है, एस या के, जो मर्जी बोलो। तो जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहली लाइन आपका सर्किट डायग्राम बनेगा। सर्किट डायग्राम में देख लो कहां चेंज किया है। जिसकी ईएमएफ फाइंड करनी है भैया बनवा के देखूंगा। ये सर्किट डायग्राम का खेल है, ये नहीं है, ये स्टेप कोई मायने नहीं रखते। मेन है सर्किट डायग्राम। आपको बिना देखे सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए, बिना देखे सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे, अब सर्किट डायग्राम बना दोगे। वो इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये लगेगा, साथ में उसके एक एक्सटर्नल लगेगा। क्यों लगेगा अभी बता देते हैं। ओके, जिस एंड पे पॉजिटिव होता है उस एंड पे ड्राइवर सेल का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लग गया। ओके, तो सबसे पहली लाइन सर्किट डायग्राम टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is shown in figure। ओके, फिगर में हमने उसको क्या कर दिया, शो कर दिया, शोन इन फिगर। अब बेटा पुरानी बात पे आ रहे हैं हम। एक याद करो, ये सेल होती थी जिसकी ईएमएफ मान लो ये इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा। इसका कुछ ना कुछ देखो इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही था। ओके, ध्यान से सुनना, अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करोगे तो जो भी वोल्टेज मेजर होगी उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ कब मेजर होगी, जब ये एस क्या रहेगा, ओपन, यानी जब कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तुम। और जब इस एस को क्लोज कर दिया तो इससे करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो इससे करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त ये ईएमएफ नहीं मेजर कर पाएगा, उस वक्त ये मेजर करता होता था वी, जिसको क्या कहते थे, एस जब क्लोज होगी ना बच्चे, जब एस क्या होगी, क्लोज, तो उस वक्त ये क्या मेजर करेगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पुरानी बात है, अब इसका यूज करेंगे। और यहां पे एक फार्मूला यूज करते थे हम कि अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ओपन सर्किट में ईएमएफ ई है, क्लोज सर्किट में वी है, और यहां पे एक फार्मूला यूज करते थे आप कि आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ओके, आर इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस, ये सेल है भैया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओपन सर्किट में जो आएगी वो ई आएगी, क्लोज सर्किट में जो आएगी वो वी आ जाएगी। यहां पे अब ई की बजाय क्या बोल रखा है मैंने, ये वाला ई डिनोट कर रखा है। तो इस सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी ईएमएफ है, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इनके बीच में ये रिलेशन होती थी, याद कर लो पुरानी बात। अब यहां पर भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे कि जब मैं इसको ओपन सर्किट में यूज करूंगा, इस सेल को ओपन सर्किट में यूज करूंगा, तब इस सेल की ईएमएफ मेजर कर रहा है वो पोटेंशियोमीटर। और जब मैं इसको क्लोज सर्किट में यूज करूंगा इस सेल को, तो हमारा पोटेंशियोमीटर इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा होगा। क्योंकि पोटेंशियोमीटर ने तो कोई करंट नहीं ड्रॉ किया, लेकिन हमने इसके नीचे लगा दिया ना, उसी में से करंट ड्रॉ करवाने के लिए। तो जब ओपन सर्किट चल रहा होगा
तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो भी इसके अक्रॉस मेजर करेगा वो ईएमएफ मेजर करेगा। और जब हमारा क्लोज सर्किट चल रहा होगा तब हमारा पोटेंशियोमीटर अपनी तरफ से तो कोशिश करेगा पूरा ही मेजर करे, लेकिन इसने अंदर ही अंदर अपने करंट चलवा लिया ना, तो ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ओके, अब जब एग्जाम में आएगा आपने ये नहीं बताना, ये मैंने आपको एडिशनल, ताकि आपको दिक्कत ना आए कंसेप्ट करते वक्त, ये पुरानी बात लेकर आया मैं आपके लिए। ओके, वैसे अपना जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, उसमें सबसे पहली लाइन कि सर्किट डायग्राम टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज शोन इन द फिगर, बना दिया। अगली बात हमने बोलना है, नाउ लेट स्विच S1 इज ओपन। स्विच S1 हमने क्या रखा, S1 नहीं S ही है, इस बार तो एक ही है ना। स्विच S इज ओपन, अभी अपना S क्या है, ओपन चल रहा है। एंड नाउ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1। स्विच ओपन है और बैलेंस पॉइंट L1 पे आया, या स्विच ओपन है मतलब ये पूरी की पूरी ईएमएफ यूज करवा रहा था, यानी जब मेजर हुई है तो इसकी पूरी की पूरी क्या मेजर हुई है, ईएमएफ मेजर हुई है। तो वी कैन राइट, यानी हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू KL1, क्योंकि ईएम लेंथ L1 पर ईएमएफ को बैलेंस किया है पोटेंशियोमीटर ने। इस वक्त इसका टर्मिनल पोटेंशियल यूज होगा। अब बेटा इसके टर्मिनल पोटेंशियल वाले केस में, यानी जब स्विच S क्लोज था उस वक्त जब बैलेंस पॉइंट लिया गया वो L2 पे आया, और इस वक्त E नहीं बैलेंस हुआ है, V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ने बैलेंस करवाया है। तो वी कैन राइट, अगर L2 पे आया है वी कैन राइट V इज इक्वल टू KL2। लेंथ L2 आई है, K में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार मेजर किसको किया गया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया गया है। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, और आगे लिख लो कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब आप डिवाइड करोगे या 1 एंड 2 से लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 E1 बाय E2 L1 बाय L2। E1 बाय E2 किसके इक्वल आ गया, L1 बाय L2 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद लिख लोगे कि also we know कि जो R होता है वो होता है E बाय V माइनस 1 इंटू R। ये पुरानी बात कि also we know R इज इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू R। अब E बाय V की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट और सेकंड से बेटा ये नहीं आया था, वो चेक करो, फर्स्ट और सेकंड से डिवाइड करके E बाय V आया था, वो मैंने फ्लो में अब लिख देते हैं। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट E इक्वल टू KL1, सेकंड V इक्वल टू KL2 थी ना, तो E बाय V इक्वल टू L1 बाय L2 आया होगा। लेकिन पुरानी बात कि R इक्वल टू E बाय रहा था, मैंने बोला था ये नहीं लिखना, वहीं पर डायरेक्ट ही आ जाएगा ये। तो E बाय V माइनस 1 इंटू R, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया L1 बाय L2। भैया L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R, यानी कि कुछ ऐसा तरीका लगाकर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट है बेटा, ये बीच की बात थी, ये वाली ये बीच की बात थी। मतलब जब प्रैक्टिकल किया जाएगा, इस पे बेस्ड सर्किट लगाया जाएगा, तो सर्किट लगा लोगे, बंदे के पास फार्मूला होगा सीधा, उसको इतनी बीच की बातें नहीं करनी। जब प्रैक्टिकली करेंगे
तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा अपने पास L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर, ये होगा। ये सर्किट लगेगा, पहले स्विच को ओपन रखा जाएगा, ओपन करते 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 बैलेंस पॉइंट जहां पे भी आएगा L1 नोट करके रख ली, फिर क्लोज कर दिया और फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, L2 नोट करके रख लिया। दो ही चीजें चाहिए, एक L1 चाहिए, एक L2 चाहिए, बाकी तो फार्मूला बना रहे थे हम। पहले स्विच ओपन में बैलेंस पॉइंट कहां आया वो देख लिया L1, फिर क्लोज में कहां आया वो देख लिया L2। आर जो तुमने लगाया है ये तुम्हें पहले पता होना, सोच समझ के लगाना चाहिए था, ऐसे थोड़ी मुंह चक के लाता कोई भी, वही लगाना जिसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी। तो एक्सपेरिमेंट में तुमने R1 R2 मेजर, L1 L2 मेजर करने हैं, आर की वैल्यू लगा देनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। तो बेटा हमने पोटेंशियोमीटर का कम से कम थ्योरी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। ये इकट्ठे एक ही लेक्चर में सारा आपको मिल गया या मिल जाएगा। ओके, तो ये एक ही लेक्चर में चाहिए, लंबा हो छोटा हो, ये सारा का सारा बेटा पोटेंशियोमीटर जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो जब तक उसका एंड नहीं हो जाता ये एक ही लेक्चर में मिलना है। आप इसको दो पार्ट में देखो, एक पार्ट में देखो, 3 में मत देखना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में देखो, कवरअप हो जाएगा, बढ़िया से कवरअप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके क्या टेकअप करेंगे, न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे। डाउट्स के लिए जूम पर आ जाना। थैंक यू।